नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारतीय विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कई अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ी संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने इस विषय में सामने आई रिपोर्टें देखी हैं और फिलहाल वह इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट साझा किया था जिसमें भारत और चीन को नरक जैसे अपमानजनक शब्दों में संदर्भित किया गया था। इस पोस्ट में आव्रजन व्यवस्था और रोजगार से जुड़ी कई विवादास्पद बातें कही गई थीं। इस बयान के बाद भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई। कांग्रेस पार्टी ने इसे अत्यंत अपमानजनक बताते हुए सरकार से कड़ा रुख अपनाने की मांग की। पार्टी ने कहा कि यह टिप्पणी हर भारतीय की भावना को आहत करती है और प्रधानमंत्री को इस मुद्दे को अमेरिका के समक्ष उठाना चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया बेहद संतुलित रही। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में कोई तीखी टिप्पणी करने से परहेज किया और केवल इतना कहा कि उसने रिपोर्ट देखी है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत इस मुद्दे को कूटनीतिक तरीके से संभालना चाहता है। ब्रीफिंग में भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर भी जानकारी दी गई। प्रवक्ता ने बताया कि भारत की एक टीम हाल ही में वाशिंगटन गई थी, जहां इस समझौते को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि यह वार्ता रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है और दोनों देश एक संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते की दिशा में काम कर रहे हैं। लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा भारत ने फ्रांस के साथ अपने संबंधों को लेकर भी एक महत्वपूर्ण प्रगति का स्वागत किया है। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि अब भारतीय नागरिकों को फ्रांस के हवाई अड्डों से केवल हवाई मार्ग से पारगमन के लिए ट्रांजिट वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। यह व्यवस्था 10 अप्रैल 2026 से लागू हो गई है। प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच हुई बातचीत का परिणाम है। इससे दोनों देशों के बीच लोगों के आवागमन में आसानी होगी और आपसी संबंध और मजबूत होंगे। इसके अलावा भारत ने जापान द्वारा रक्षा उपकरण और तकनीक के हस्तांतरण से जुड़ी नीतियों की समीक्षा का भी स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग उनके विशेष रणनीतिक संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। दोनों देश राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए तकनीकी और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमत हैं। नेपाल से जुड़े एक प्रश्न पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि भारत इस मुद्दे पर लगातार नजर बनाए हुए है। उन्होंने बताया कि नेपाल सरकार भारत से खरीदे गए सामान पर सीमा शुल्क से जुड़े पहले से लागू प्रावधानों को सख्ती से लागू कर रही है, जिसके तहत एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य के सामान पर शुल्क लिया जा रहा है। प्रवक्ता के अनुसार नेपाल का यह कदम अनौपचारिक व्यापार और तस्करी पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नेपाल के वरिष्ठ अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि रोजमर्रा के उपयोग के लिए व्यक्तिगत सामान लेकर आने वाले आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। रणधीर जायसवाल ने यह भी रेखांकित किया कि भारत इस पूरे घटनाक्रम को लेकर नेपाल के साथ सक्रिय रूप से संवाद बनाए हुए है, ताकि दोनों देशों के बीच सहज आवागमन और पारंपरिक संबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की द्वारा भारत के प्रधानमंत्री मोदी से रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध रोकने के लिए कहने की अपील संबंधी सवाल के जवाब में प्रवक्ता ने भारत की सुस्पष्ट और संतुलित नीति दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि किसी भी विवाद का समाधान युद्ध नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। जायसवाल ने एक बार फिर दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के रास्ते शांतिपूर्ण समाधान निकालने का आग्रह किया। समग्र रूप से देखा जाए तो विदेश मंत्रालय की इस ब्रीफिंग में भारत ने एक और जहां संवेदनशील मुद्दों पर संयम और संतुलन का परिचय दिया, वहीं दूसरी ओर वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता भी स्पष्ट की। बहरहाल आइए देखते हैं प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस। फ्रांस ने एक पहल किया है। जब प्रेसिडेंट मैक्रोन की यात्रा हुई थी भारत की, उस दौरान भारत और फ्रांस के बीच में ये तय हुआ था कि जो हमारे लोग हवाई मार्ग से फ्रांस जाते हैं उनको ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत आगे से नहीं पड़ेगी। इस समझौते को फ्रांस की सरकार ने इसको लागू कर लिया है और ये 10 अप्रैल 2026 से अब लागू होगा। विशेष जानकारी के लिए और अधिक जानकारी के लिए जो हम लोग प्रेस विज्ञप्ति इस पर जारी कर रहे हैं उस पर आप नज़र डालें। Okay, Siddhant, first to your question regarding some of the recent announcements, changes made by the government of Japan. India welcomes Japan's review of the 3 principles on transfer of defense
equipment and technology. Defense and security cooperation forms an important pillar of India-Japan special strategic and global partnership. As part of the joint declaration on security cooperation between India and Japan, both sides have committed to increase practical cooperation in the interest of their national security and continued economic dynamism. This includes promotion and facilitation of technological and industrial collaboration between the government entities and private sector stakeholders for resilience in sectors critical to national security. So, we welcome the steps that have been announced by Japan. आपका सवाल रक्षा मंत्री के वक्तव्य को लेकर था। देखिए, जहाँ तक पश्चिम एशिया का सवाल है, वहाँ जो संघर्ष चल रहा है, उस पर हमारी नीति बहुत साफ है कि हम हमेशा से शांति के पक्ष में खड़े रहते हैं और शांति के पक्ष में, शांति के पहल के लिए कोई भी कदम उठाया जा रहा है या उठाया जाएगा, उसका हम समर्थन करते हैं। इसके अलावे हम लोगों ने हमेशा से ये कहा है कि कोई भी मसला हो, कोई भी संघर्ष हो, कोई भी मतभेद हो, उसको डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से, यानी कूटनीति और संवाद के माध्यम से सुलझाना चाहिए। तो ये हमारा पक्ष है और यही हमारा भारत का पक्ष है। अभी कुछ रिपोर्टें हम लोगों ने देखी हैं, कुछ खबर देखा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि नेपाल की सरकार जो भारत से लोग जाते हैं और अपने साथ कुछ सामान लेके जाते हैं, उस पर वो कस्टम्स ड्यूटी लगाएगी। ये प्रावधान पुराना है, लेकिन उसको अभी उन्होंने लागू किया है। साथ ही साथ ये हमारा समझ है कि ये जो कदम नेपाल के सरकार ने उठाया है, ये जो अनौपचारिक व्यापार चल रहा है और साथ ही साथ जो तस्करी चल रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए, इसके लिए कदम उठाया गया है। मैं भी ये भी कहना चाहूँगा कि एक वरिष्ठ नेपाली अधिकारी की तरफ से ये वक्तव्य आया है कि जो लोग भारत से, जो लोग नेपाल जा रहे हैं, अपने साथ में वो निजी सामान ले जा रहे हैं और निजी इस्तेमाल के लिए ले जा रहे हैं, तो उस पर कोई रुकावट, उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ये कदम उन्होंने उठाया है और जो लोग अपने निजी इस्तेमाल के लिए सामान अपने साथ ले जा रहे हैं, एक मिनट सुन लीजिए, जो लोग हमारे यहाँ से नेपाल की यात्रा कर रहे हैं और साथ में अपने सामान ले जा रहे हैं और वो सामान उनके पर्सनल यूज़ के लिए है, निजी मामलों के लिए है, हाउस होल्ड गुड्स में आता है, तो उस पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा। बाकी रहा कि इस मुद्दे पे नेपाल सरकार से हम लोग बात कर रहे हैं। अमरनी, ऑन oil, again, I will only say what I have said on several occasions. Please refer to a statement that remains our point, that energy sourcing for us is based on certain parameters, and those parameters I have emphasized them in the past as well, and it continues to be that. That remains to be the case. On bilateral talks on India-US bilateral trade agreement, yes, a team from India went to Washington DC for negotiations on a bilateral trade agreement. These engagements are ongoing and constructive. Both sides are working towards a balanced, mutually beneficial and forward-looking trade agreement, taking into account each other's concerns and priorities, and to reach a trade target of $500 billion by 2030. So that is where we are on the bilateral trade agreement. Shailesh, on National Security Advisor, visited Saudi Arabia. This was part of our outreach to countries in the Gulf. This was done on the direction of our Prime Minister. Earlier, External Affairs Minister also had visited UAE, and our Petroleum Minister had visited Qatar. In addition, we also had outreach made by our Commerce and Industry Minister, who spoke to several of his counterparts. As far as Strait of Hormuz is concerned, you know our position very well. We continue to call for unimpeded access or unimpeded navigation and transit rights for commercial shipping. So first, Yeshi, coming to your question on Indian ships, we have 10 Indian ships which have exited Strait of Hormuz safely in the last few weeks. We have 14 Indian ships which are still in the Persian Gulf. On your second question regarding Commander Tiwari, let me make it very clear. Please don't conflate two issues. The
the court judgment that you are talking about, that's a separate March 12 court judgment. He was sentenced by Qatar's Court of Cassation along with Omani owner and other Qatari officer. This judgment came in February of 2026. The other case that you are referring of March 12th, that's a separate case in which he has been given relief, but presently he is detained in this particular case on which the Court of Cassation of Qatar gave a ruling, sentenced him. That judgment came in February of 2026. As far as we are concerned, we are in touch with his family and we are extending all possible support. I would again like to mention, because we see that all issues get jumbled up, that this case in which Commander Tiwari has been sentenced is a separate case from the one in which he and others were released following GUI's intervention. There are two separate cases. कल की बात है, जो फायरिंग हुई, दो विदेशी जहाज पे फायरिंग हुई थी, उस पे कुछ हमारे भारतीय क्रू मेंबर्स नाविक थे, वो लोग सुरक्षित हैं, और ये दो जो जिस पे फायरिंग हुई है एक विदेशी जहाज हैं, तो इसके बारे में मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है क्योंकि विदेशी जहाज हैं, और लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ईरान की सरकार से हमारा लगातार बातचीत चल रही है ताकि जो हमारे वहाँ पर शेष जहाज हैं वो सुरक्षित भारत आए. So first coming to Suhasini, your question, Secretary West is traveling or has traveled to New York. He made several statements there, including, if I'm not wrong, in the ECOSOC. He also met the Secretary General, and several issues that are part of our agenda at the UN were discussed. In regard to TRF, I can say that the monitoring team is considering this, and we continue to push hard because we want to strengthen global fight against terrorism, and in that regard it's important that UN member states are on board with how we approach fighting terrorism globally speaking. On UN reforms, UNSC reforms, these are some of the technical issues, but our point remains that global governance needs to be changed because they have to be anchored in contemporary realities. There are several proposals. I am not particularly clear about the technicalities that you mentioned, but yes, we want to push for broader, more democratic global governance, which includes the voice of the Global South, which includes other countries who aspire to be. India, of course, has a stake in expanding global governance reforms. Jessica, your question, we have seen some reports. It would not be appropriate for me to comment on unverified media reports on this particular issue, but it may be noted that Indian ordnance factories operate under strict guidelines and under very strict accountability and stringent accountability frameworks. Shalu, on the visit of Defense Minister, this visit has happened after some time. You saw we had the Chancellor of Germany visiting India this year, and this is a follow-up visit. Both countries want to strengthen their defense ties. The visit covered several aspects. You would have seen the press release issued by the Ministry of Defense, but just to reiterate some of the highlights, this was an official visit of Raksha Mantri, which took place from 21st to 23rd of April. He held bilateral talks with his German counterpart, His Excellency Mr. Boris Pistorius, focusing on defense industrial collaboration, military-to-military engagements, and opportunities in emerging defense technologies. Two key outcomes of the visit includes the signing of the Defense Industrial Cooperation Roadmap and implementing arrangement for UN peacekeeping operations training. Raksha Mantri also addressed the German Parliamentary Standing Committee on Defense and Security. He also met with several defense representatives in Germany. In addition, he had public engagements as well, which means he went to the Humboldt University to speak there, and he also had an interaction with the Indian community in Berlin. This visit of Raksha Mantri came after several years, after a gap of 7 years, but it has given a big boost to India-Germany defense partnership.
सर नमस्कार, मैं नीरज दुबे प्रभा साक्षी से। सर, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी और कुछ अन्य विश्व नेताओं का नाम लेकर कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति पुतिन को वार समाप्त करने के लिए सीधे सीधे कहना चाहिए, क्योंकि वो और बाकी मध्यस्थता के जो प्रयास थे वो सब विफल हो चुके हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीरज, आपका सवाल यूक्रेन को लेके। यूक्रेन पे जो हम लोग पहले कहते रहे, भारत हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है और हम चाहते हैं कि कोई भी मसला है उसको संवाद के माध्यम से और कूटनीति के माध्यम से सुलझाया जाए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।